नमस्कार दोस्तों, विकलेश हूं। मैं कहानियां सुनाता हूं कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है। विकलेश हूं, मैं कहानियां सुनाता हूं और कभी कभी ऐसी भी सुनाता हूं जो दुनिया को हंसाती हैं, पर कुछ कहानियां सच का कड़वा घूंट भी पिलाती हैं। लेकिन ये आज की कहानी है वो अलग है। भारत पाक की कहानी नहीं है, ना सिर्फ अमेरिका की कहानी है। ये एक ऐसी राजनीतिक जलेबी की कहानी है जिसका एक सिरा रेड सी में फंसा है और दूसरा टिम कुक के आईफोन तक पहुंच गया है। मित्रों, अब मैं कुछ ऐसे सीन आपके सामने क्रिएट करूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सीन है रेड सी और ट्रंप बाबा का अवतरण। रेड सी बहुत गर्म है आजकल। हूती रेबल्स अमेरिकी युद्ध पोतों पर मिसाइल दाग रहे हैं, ड्रोन धमाके और सब जगह टेंशन टेंशन और टेंशन है। साउथर्न कमांड जो है वो बेचैन है, लेकिन पूरा का पूरा वाशिंगटन सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, वेयर इज ट्रंप? वेयर इज ट्रंप व्हेन यू नीड हिम? और फिर ट्रंप बाबा प्रकट होते हैं। ट्विटर पर बयान जारी होता है कि वारशिप्स आर ओल्ड स्कूल, आई बीट आईएसआई विद मीम्स, यूज जीआईएफ नॉट गन्स। और दूसरा सीन, ट्रंप कॉइन। ट्रंप कॉइन ये मोहब्बत है या मुनाफा है? मित्रों, ट्रंप ने लॉन्च की है अपनी क्रिप्टो करेंसी ट्रंप कॉइन और कहते हैं कि क्रिप्टो इज द की टू वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस। लेकिन लॉन्च होते ही 40% जो है कॉइन की हिस्सेदारी है चुपचाप पाकिस्तान के वॉलेट में चली गई। ट्रंप कॉइन ना मुद्रा है ना मजाक है, ये है पॉलिटिकल जलेबी की नई कहानी। ट्रंप कॉइन एक ऐसी काल्पनिक क्रिप्टो करेंसी है जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से माइन होती है और मीम से ट्रांसफर होती है। सीआईए चौंक गई। सीआईए चौंक गई ये सुनकर और वर्ल्ड बैंक ने पूछा कि क्या यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है? और ट्रंप बोले, दे आर माय फ्रेंड्स, एवरीवन डिजर्व्स अ कॉइन। और सीन तीसरा देखिए मित्रों, ट्रंप कॉइन और आईफोन को झटका। ट्रंप ने सीधा कॉल लगाया टिम कुक को, टिम स्टॉप मेकिंग आईफोन्स इन इंडिया। और टिम कुक बोले कि बट सर, इंडिया इज आवर मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ट्रंप बोले, देन बिल्ड आई फील नॉट आईफोन, एंड एयरपोर्ट्स विच यू विल मैन्युफैक्चर विल गो टू इस्लामाबाद फॉर फ्री। सीन नंबर 4, भारत पाक तनाव और ट्रंप की सलाह। इंडिया और पाकिस्तान दोनों आमने सामने हैं, कोई बातचीत कोई मध्यस्थ नहीं है। और ट्रंप क्या गाना गा रहे हैं देखिए। ट्रंप जो है वो बार बार अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको बदल जाते हैं। तो यहां पर ट्रंप जो भारतीय फिल्म क्रिश उसका एक गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया। और सच में ऐसा कर रहे हैं कि इधर चला मैं उधर चला, एंड इट्स रियली माई स्ट्रेटेजी। और सीन नंबर 5, रेड सी की आग और हूती रेबल्स। मित्रों, इस बीच यमन के हूती रेबल्स ने रेड सी को ब्लॉक कर दिया। ग्लोबल शिपिंग रुकी, तेल के भाव चढ़े, तेल के दाम बढ़े और अमेरिका परेशान हो गया। और ट्रंप फिर बोले, और शिप्स आर यूजलेस, ट्राई क्रिप्टो सबमरीन्स और होलोग्राम डिप्लोमेसी। और ग्लोबल सर्कस और ट्रंप बाबा का ज्ञान। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंफ्यूज है, इंडिया पाक अभी भी टेंस है और ट्रंप जो है क्लब हाउस पर लाइव जा चुके हैं और कहते हैं, आई अलोन कैन फिक्स इट विद मीम्स, ट्वीट्स एंड ट्रंप कॉइन। मित्रों, विकलेश हूं, मैं कहानियां सुनाता हूं और जब दुनिया की पॉलिटिक्स मीम बन जाए तो उसमें हंसना जरूरी है, पर समझना भी जरूरी है। हम हंस सकते हैं इन बातों पर, लेकिन ये इतनी सीरियस मैटर है कि इसको समझना भी जरूरी है। तो रेड सी से लेकर सिलिकॉन वैली तक, क्रिप्टो से लेकर कॉन्फ्लिक्ट तक, ट्रंप से लेकर टिम तक एक ही लेसन है। जब दुनिया के लीडर इधर चलते हैं उधर चलते हैं तो आम आदमी बीच में पिसता ही है। लेकिन आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मित्रों, लू की लपटें चल रही थी और बस भरी हुई थी। एक बुजुर्ग शिक्षिका
एक बुजुर्ग टीचर, उम्र और दर्द दोनों उसके चेहरे पर साफ थे। भीड़ में जैसे तैसे खड़ी थी, सीट नहीं मिली, लेकिन क्या करे, शिकायत कोई नहीं की। और बस की आवाज, भीड़, गर्मी और चुप्पी, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। कुछ ही दूर चला था उसका सफर कि एक सादे कपड़ों में लिपटी हुई, थकी सी दिखने वाली एक महिला ने कहा कि मैडम आइए, आप बैठ जाइए। और मुस्कुराकर उसने अपनी सीट दे दी। वो टीचर थी, जो वो शिक्षिका थी, जो थोड़ा हिचकी, लेकिन फिर भी बैठ गई और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। सच में शरीर जवाब दे रहा था। महिला ने सिर झुका लिया, जैसे धन्यवाद सुनना उसकी आदत में नहीं था। और थोड़ी देर के बाद जब वो पास वाली सीट खाली हुई, तो उस गरीब उस महिला ने किसी और को वहां बिठा दिया। और इस बार उसने जो बिठाया था एक मां को, जो गोद में छोटे बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी खड़े खड़े। फिर सीट खाली हुई तो एक कमजोर बुजुर्ग आदमी को सहारा देकर उसको बिठा दिया उसने। अब बस लगभग खाली होने वाली थी। लगभग बस खाली होनी शुरू हो गई थी। और टीचर ने उसको पास में बुलाया, अपने पास बिठाया और पूछा कि बहन, इतनी बार सीट खाली हुई, तुमने एक बार भी वहां अपनी सीट पे बैठी नहीं, किसी और को बिठाती रही। वो महिला धीरे से मुस्कुराते हुए उसने कहा कि मैडम, मैं मजदूर हूं, ना मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद है और ना ही किसी को दान देने के लिए पैसे हैं मेरे पास। और अगर किसी का मैं बोझ हल्का कर दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पुण्य कर दिया। कभी रास्ते में कोई पत्थर हटा देती हूँ, कभी प्यासे को पानी पिला देती हूँ, और कभी किसी थके को बैठने के लिए कह देती हूँ। फिर जब वो लोग दुआएं देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और दिन भर की थकान जैसे पिघल जाती है, और जो मेरी गरीबी है वो मुझे याद नहीं रहती। और दोपहर को जब मैं थोड़ी सी बची खुची रोटी खाती हूँ, तो उसके कुछ टुकड़े चिड़ियों के लिए, कुछ चींटियों के लिए छोड़ देती हूँ। वो चहचहाते हैं तो उनकी चहचहाट से मेरी भूख मिट जाती है, और मेरी पूरी की पूरी आत्मा तृप्त हो जाती है, भर जाती है। मैं पैसे नहीं दे सकती किसी को, लेकिन दुआएं तो बटोर सकती हूँ। और हमने आखिर में यहां से लेके क्या जाना है? उस टीचर के पास, जो बच्चों को पढ़ाती रही थी, जो बहुत ज्ञान रखती थी, उसके पास शब्द नहीं थे। जिसे वह पढ़ा लिखा नहीं मान रही थी, वो जीवन का सबसे गूढ़ पाठ पढ़ा गई थी उसको। दूसरों के लिए जीना भी तो सबसे बड़ा दान है। और कभी कभी इंसान अमीर नहीं होता, फिर भी वह बांटता है, क्योंकि उसके पास दिल है जो देने से नहीं डरता। और शायद अगर आधी दुनिया इस सोच को जी ले, तो बाकी दुनिया को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जीने के लिए उसके लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा, क्योंकि जहां जिंदगी वहां दुआ बन चुकी होगी। तो आप इस कहानी के बारे में सोचिए। तो मैं आपको एक ऐसी बात पर, ऐसी चर्चा आपके सामने छेड़ना चाहता हूं, जिसकी जड़ें न केवल हमारी संविधान की आत्मा में समाई है, बल्कि जिसकी शाखाएं हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को छूती है। और वो है लोकतंत्र के 4 स्तंभ और उनकी प्रासंगिकता। मित्रों, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है और उसकी प्रासंगिकता, भारत जैसे विविधताओं से भरे लोकतंत्र में, जहां 140 करोड़ से अधिक लोग अनेक भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों में बटे हुए हैं, वहां एकता, संतुलन और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता थी। और ये प्रणाली हमारे संविधान द्वारा स्थापित की गई, जिसे आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रणाली को सशक्त बनाते हैं हमारे लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मैं, आप सब ज्ञानी लोग हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ा सा बताना मेरी जिम्मेवारी बनती है। विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेटर कहते हैं, जनादेश की आवाज है। विधायिका वह मंच है जहां जनता की इच्छाएं कानून के रूप में आकार लेती हैं। संसद
राज्य विधानसभा, ये वे संस्थाएं हैं जहां से नीति निर्माण होता है। विधायिका इस बात का प्रतीक है कि भारत का लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से संचालित होता है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या यह पर्याप्त है कि कानून बनाए जाएं? नहीं। इसीलिए आता है अगला स्तंभ, वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव नीति का निष्पादन। कार्यपालिका उन नीतियों और कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेती है जो विधायिका द्वारा निर्मित किए जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, नौकरशाही, ये इस स्तंभ के अंग हैं। कार्यपालिका का धर्म केवल प्रशासन चलाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कानून देश के अंतिम नागरिक तक पहुंचे और उसकी गरिमा की रक्षा हो। तीसरा है न्यायपालिका, ज्यूडिशरी संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए, और किसी भी लोकतंत्र की आत्मा तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक उसके पास एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली ना हो। न्यायपालिका न केवल कानून की व्याख्या करती है, बल्कि ये विधायिका और कार्यपालिका की सीमाओं की निगरानी भी करती है। जब भी किसी नागरिक का अधिकार खतरे में होता है, तब न्यायपालिका उसे न्याय दिलाने का मार्ग बनती है। लेकिन हाल ही में जब भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में कुछ संवैधानिक सवाल पूछे, जैसे कि क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा निर्धारित की जा सकती है, तो फिर ये सिर्फ संविधान की गहराई को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे लोकतंत्र के ये स्तंभ आपस में संवाद और संतुलन बनाए रखते हैं। और चौथा और महत्वपूर्ण संबंध है मीडिया जन चेतना का प्रहरी है, और अंत में मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, ये सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। मगर मीडिया अगर निष्पक्ष, पारदर्शी और जन कल्याणकारी हो, तो वह सत्ता की जवाबदेही तय करने का सशक्त माध्यम बन जाता है। लेकिन यदि ये विकृत हो जाए, यदि ये खराब हो जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब इन स्तंभों के बीच संतुलन जो है, वही लोकतंत्र की सही असली कसौटी है। और लोकतंत्र केवल चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, ये एक जीवंत व्यवस्था है जो निरंतर संवाद, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की मांग करती है। इन चारों स्तंभों का परस्पर समन्वय ही लोकतंत्र को टिकाऊ और प्रभावी बनाता है। जब कार्यपालिका जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, और जब विधायिका अलोकतांत्रिक निर्णय ले, मीडिया और नागरिक समाज उसे चुनौती देते हैं, और जब मीडिया अपनी मर्यादा भूल जाए, तो जनता स्वयं जागरूक होकर सही दिशा तय करती है। लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ विधेयकों, राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं है। ये एक बड़े और जरूरी सवाल की तरफ इशारा करता है कि क्या हमारे लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, अपनी अपनी सीमा में रहकर काम कर रहे हैं। बहुत लोगों की राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट, खास करके तमिलनाडु के माध्यम में, शायद अपनी भूमिका से आगे बढ़ गया है। वे कहते हैं कि समय सीमा तय करना सरकार का काम है, अदालत का नहीं, और ये एक वैध चिंता है। लेकिन जब कोई संवैधानिक पदाधिकारी जैसे कि राज्यपाल एक निर्वाचित सरकार द्वारा पारित विधेयकों को महीनों तक बिना किसी स्पष्टीकरण के रोके रखता है, तो सवाल उठना लाजमी है। तो सवाल उठता है कि जनता की इच्छा का सम्मान कौन करेगा। मेरी अपनी और ये मेरी पर्सनल राय है कि सुप्रीम कोर्ट आज एक बेहद संवेदनशील सीमा रेखा पर खड़ा है, जहां उसे संविधान की रक्षा भी करनी है और लोकतंत्र के अन्य स्तंभों की स्वायत्तता का सम्मान भी। और ये एक ऐसा क्षण है
जहां संवैधानिक संतुलन की परीक्षा हो रही है। और अब सवाल हम सबके सामने है। हम सबके सामने है कि जब लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं एक दूसरे से सवाल पूछने लगे, तो क्या ये असंतुलन का संकेत है, या ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा लोकतंत्र अब इतना परिपक्व हो गया है कि वह खुद से संवाद कर सकता है? सोचिए, सवाल करना चाहिए, सवालों से डरना नहीं चाहिए, और डर तब होना चाहिए जब कोई सवाल पूछे ही नहीं। और इस उम्मीद के साथ कि हम सिर्फ लोकतंत्र में जिए नहीं बल्कि उसे जाने, समझे और बेहतर बनाए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और अगर हमारी ये बातें आपको पसंद आई, अगर हमारी कहानियों ने आपको हंसाया, रुलाया या केवल सोचने पर भी मजबूर किया, तो हमारे इस सफर को यही मत रोकिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अगली कहानी शायद आपसे जुड़ी हो। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी, अगली सच्चाई बोले और अगला सवाल उठे या अगला सच सामने आए तो आप सब पहले उसको सुने, आप सबसे पहले उसको सुनने वाले बने। और याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारी आवाज को और मजबूत बनाएगा। विकलेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूं, और अगर आप साथ चलेंगे तो ये कहानियां और दूर तक चलती चली जाएंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस सफर के साथी बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकलेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूं, और कभी कभी ऐसी भी जो हंसाती हैं पर सोचने का पर मजबूर भी कर देती हैं। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए फिर वही ट्रंप वाली वही क्रिश की कहानी कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, पर मैं सच के साथ चला। आप हंसते रहिए, सोचते रहिए, लेकिन सवाल जरूर पूछते रहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।